morning, dear student. As you know, we are going to start second unit of Indian economy. Second unit is that economic reforms since 1991. Clear? After independence, जब हमने एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स करने थे, क्या क्या पॉलिसीज लानी थी, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमें कैसे डेवलप करना था, वो पॉलिसीज, देन फॉरेन ट्रेड, वी हैड ऑलरेडी अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स. ठीक है. नाउ टुडे we will understand about economic reform 1991. 1991 से जो हमारे 5 प्लान्स जो थे ना, उसमें हमने सोचा हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या करने चाहिए, क्या लाना चाहिए, क्या नई पॉलिसीज लानी चाहिए जिससे कि हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो, सुधार हो. ओके. सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स refers that a set of economic policies directed to escalated the pace of growth and development. क्लियर है. वो पॉलिसीज हमें वो सुधार करने थे, वो रिफॉर्म्स लाने थे. रिफॉर्म्स इट मींस वो पॉलिसीज का एक सेट जिनके थ्रू हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ एकदम एस्केलेटर की तरह यूटर्न ले. क्लियर है. हमें ऐसी पॉलिसीज लाना था या हम ऐसी पॉलिसीज लाए थे ऑन दैट टाइम जिनसे कि वो पॉलिसीज का एक सेट था, एक बंडल था, जिनसे हमें पता था कि जब हम इन्हें अप्लाई करेंगे, इनको प्रैक्टिकली लाइफ में एप्लीकेबल करेंगे, देन हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पीड में होगा, रैपिडली होगा. क्लियर है. सो जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे ना, जिसको कि NEP में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कहा जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन शॉर्ट NEP. क्लियर है. तो इस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमारी 3 पॉलिसीज थी. कौन सी? फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन इज globalization. Clear? In this chapter we will study about liberalization, privatization and globalization. Okay. So बट हम ये पहले हमें ये जानना जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट कि हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हमें ये इकोनॉमिक पॉलिसीज लानी पड़ी. इट मीन्स नीड फॉर न्यू और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स. न्यू इट मीन्स न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज और नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म. सो लेट्स सी व्हाई नीड फॉर इकोनॉमिक्स रिफॉर्म or new economic policies. So let's see. Then after we will understand liberalization, privatization, globalization. In short, इस चैप्टर में हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म वो पॉलिसीज का सेट जिनके थ्रू हमें हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ाना था, हमें डेवलप होना था, ग्रोथ करनी थी हमारी इकोनॉमी की उन पॉलिसीज के थ्रू. क्लियर है. तो वो पॉलिसीज क्या थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाई वी डू नीड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ओके. सो लेट्स सी व्हाई वी डू नीड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज. हमें क्यों जरूरत पड़ी थी सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लाने की और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी. जस्ट सी. नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज फेल्ड ऑइंग टू द फॉलोइंग रीजन. इन कारणों की वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लाना पड़ा. फर्स्ट इज हाई फिजिकल डेफिसिट. इंडियन इकोनॉमी में हमने देखा पाया कि बहुत ही ज्यादा हम लोग फिजिकल डेफिसिट में डूब चुके थे. फिजिकल डेफिसिट इट मींस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसमें हम बहुत घाटे में जा रहे थे. फिजिकल डेफिसिट व्हेन इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, है ना. ओके. तो जब हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ही ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हम घाटे में जा रहे थे एवरी फिजिकल ईयर, सो हमने सोचा कि हमें कुछ न्यू पॉलिसीज लानी है जिनके थ्रू हमारा डेफिसिट ना हो, हमें
हमें सरप्लस हो और बैलेंस हो। क्लियर है, क्योंकि डेफिसिट किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती है। सो घाटा, ऑब्वियसली घाटा पर्सनली भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तो एक देश के लिए, कंट्री के लिए घाटा कैसे अच्छा हो सकता है। क्लियर है, तो हमने सोचा हमें कुछ ऐसी न्यू पॉलिसीज लाना चाहिए कि जिनको यूज कर कर हम हमारे घाटे को कम करें, ना के बराबर करें और हमारा सरप्लस बढ़ाएं, या फिर हमारी इकोनॉमी को कम से कम, अगर हम सरप्लस नहीं भी बढ़ा सकते हैं तो बैलेंस रखें। तो हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की फर्स्टली क्यों जरूरत पड़ी, जो हमने हमारी इकोनॉमी में देखा, हम हाई फिस्कल डेफिसिट में डूबते जा रहे थे, हम घाटे में बहुत ज्यादा ही जा रहे थे। क्लियर है, एवरी फिस्कल ईयर। क्लियर है, फिस्कल ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हमारा जो भी बजट था, हमारा जो भी हम प्रॉफिट देखते थे वो होता ही नहीं था, हम एवरी ईयर घाटे में थे। क्लियर है, एंड इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, बीओपी क्राइसिस। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट जहां पर गवर्नमेंट एक एस्टिमेटेड होता है कि भाई हम कहां से रेवेन्यू अर्न करेंगे, देन कहां पर हमारा पेमेंट होगा नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए। यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, आप ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा एक अलग ही चैप्टर है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या था, क्राइसिस हो रहे थे, संकट सा आ रहा था। एवरी ईयर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था, यहाँ पर क्या था, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, है ना, बहुत ज्यादा था डेबिट। हर बार हमारा लॉसेस ज्यादा होते थे, हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा था, पेमेंट ज्यादा था, और हमारा जो हमारे रिसीट्स थे, रेवेन्यू थे, वो बहुत कम हो रहे थे। जो रिसीट्स इज लेस देन एक्सपेंडिचर। क्लियर है, तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम की सिचुएशन थी कि भाई किसको एक्सपेंसेस ज्यादा पसंद है, इनकम ज्यादा पसंद है, एक्सपेंसेस हमें पसंद नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो और अर्निंग बहुत कम हो, इनकम बहुत कम हो, तो ये भी गवर्नमेंट को क्या, किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी हाउस होल्ड में भी ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है ना। हमें एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं चाहिए, हमें इनकम ज्यादा चाहिए, अर्निंग ज्यादा चाहिए। सो हमने देखा कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था, ये भी बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में जा रहा था, बहुत ज्यादा संकट था इसमें भी, बिकॉज हमारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर दिन ब दिन बढ़ रहे थे। मैंने रीजन से इसके हम ऑलरेडी देख चुके हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में, बट क्या था, यहाँ पर क्राइसिस इतनी ज्यादा हो गई थी। सो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया। सॉरी फॉर इंटरप्ट। नेक्स्ट इज फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी क्या था, इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रहना, हमारे पास एक रिजर्व किसका, फॉरेन एक्सचेंज का होना जरूरी था। बेसिकली जब हमें एक इम्पोर्टेंट कुछ भी इंपोर्ट करना हो, लाइक टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे लिए प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। सो हमने इन प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमने फॉरेन ट्रेड में क्या करा था, इंपोर्ट को हमने कम से कम करना चाहा था, या फिर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाए थे, जिससे कि हम प्रोडक्शन खुद कर सके, बाहर से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। क्यों, क्योंकि हमारा, अगर हम हर छोटी चीज के लिए इंपोर्ट कर रहे थे तो क्या था, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा था। पेमेंट करने के लिए क्या था, वो सारा रिजर्व बाहर चला जा रहा था। व्हेन जब हमको नीड पड़ेगी इन फ्यूचर के भाई अगे टेक्नोलॉजी लाना ये इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास रिजर्व नहीं होगा, हमारे पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होंगे, इट मींस फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा। तो एक प्रॉब्लम की सिचुएशन थी। तो हमने ये देखा कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी बहुत ज्यादा ही फॉल हो रहा था, बिकॉज हम डिपेंड थे फॉरेन कंट्रीज पर, हम सेल्फ रिलायंस नहीं थे। और हमें सेल्फ रिलायंस होने के लिए क्या करना था, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन देखा, और यही एक रीजन था जो हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाने के लिए भी मजबूर कर रहा था कि हम कैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज को गिरने से बचाए, कम होने से बचाए, उसको बैलेंस करके रखें, मेंटेन करके रखें, बिकॉज, या फिर इंक्रीज करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब हमें जरूरत पड़े तो हम इजीली पेमेंट कर सके, हमें कोई क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। क्लियर है, तो एक रीजन ये भी था कि हमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचा कर रखना था, बैलेंस करके रखना था। फर्स्ट इज हाई फिस्कल डेफिसिट। आप क्लियर हो चुका है कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रहे थे, घाटा बहुत ज्यादा हो रहा था। तो हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे, पॉलिसीज लेकर आए थे। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था उसपे भी क्राइसिस थे, उससे भी हमें बचना था, और उससे बचने के लिए हमें न्यू पॉलिसीज लाना बहुत जरूरी था। एंड थर्ड वन इज फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज हो रहा था, और कभी इंपॉर्टेंट हमें कुछ मंगाना हो और उस टाइम हमारे पास पेमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं हो, तो वो प्रॉब्लम काफी
काफी ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि फिर हमारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता और इकोनॉमी रुक जाएगी। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इसीलिए जेब में पैसा होना जरूरी है। इट मींस हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना जरूरी था। तो उसको गिरने से बचाने के लिए भी हमने क्या करा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर आए। क्लियर है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, राइज इन प्राइस। ऐसी सिचुएशन भी बिफोर 1991 कंटिन्यूअसली 3 इयर्स तक, प्रीवियस 3 ईयर तक क्या हुआ था, जो मॉनसून हमारा बेटर था, बढ़िया था, बट उसके बाद भी क्या हुआ था, हमारे यहाँ इन्फ्लेशनरी की प्रॉब्लम हो गई थी। इट मींस यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मतलब मनी का जो था सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो गया था। देन आपको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मार्केट में प्राइस बढ़ाने पड़ जाते हैं गवर्नमेंट को, महंगाई बढ़ जाती है। क्लियर है। तो जो हमारा इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो रही थी, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इकोनॉमी में प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा था, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो इसके लिए भी हमने कहा भाई कुछ न्यू पॉलिसीज लाई जाए जिससे कि हम इस इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन से भी बचे। क्लियर है। देन हमारी ये फोर्थ पॉलिसीज, हमें फोर्थ रीजन था इन्फ्लेशनरी, जो हमारा दिन ब दिन राइज हो रहा था, प्राइस राइज हो रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी। सो हमने सोचा कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाए, न्यू पॉलिसीज लाए, जिसके थ्रू हम इस इन्फ्लेशनरी कंडीशन से भी बच सके, इकोनॉमी में एक बैलेंस सिचुएशन को क्रिएट कर सके। क्लियर है। मार्केट में। देन फिफ्थ एंड लास्ट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अभी क्या था, हमने जो इकोनॉमी में देखा कि जो पब्लिक सेक्टर्स थे वो ज्यादा से ज्यादा अपना एक लीड रोल प्ले कर रहे थे, बट फिर हमने पाया कि भाई जो हमने देखा उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस में पुअर परफॉर्मेंस ज्यादा थी, करप्शन बहुत ज्यादा थे। जिस तरीके से कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही थी, जितने ज्यादा लार्ज अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही थी, उतना हमें प्रॉफिट या रिटर्न नहीं मिल रहा था। इनपुट तो बहुत लग रहा था बट आउटपुट नहीं आ रहा था। सो प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें न्यू रिफॉर्म्स की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। क्लियर है। ये सारे रीजन थे जिनकी वजह से हमें हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं मिल रही थी, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, और इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लाया गया, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एप्लीकेबल किया गया। ओके, सो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।